क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी टीम के 5 बल्लेबाज शतक मारे और फिर भी वो टीम उस मुकाबले को हार जाए। और टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसा बहुत कम बार होता है कि कोई टीम पहली पारी में 450 या उससे ज़्यादा रन मारे और दूसरी पारी में भी 350 या उससे ज़्यादा रन मारे और फिर उस मुकाबले को हार जाए। तो ये सब हुआ है भारत के साथ। भारत को इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा है और इस टेस्ट मैच में भारत की तरफ से 5 शतक आए थे। 2 शतक ऋषभ पंत ने मारे, एक यशस्वी जायसवाल ने मारा, एक राहुल ने मारा और एक शुभमन गिल ने मारा। तो कुल मिलाकर 5 शतक आए थे और इन 5 शतक के बावजूद भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे क्या कारण रहे जिसकी वजह से भारत को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखना और सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भारत को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जो हार का सामना करना पड़ा, उसका जो पहला कारण मुझे लगता है वो है लोअर ऑर्डर और टेलेंडरों का रन ना बनाना। तो पहली पारी हो या दूसरी पारी, दोनों पारियों में भारत के लोअर ऑर्डर खास करके करुण नायर, रविंद्र जाडेजा और शार्दुल ठाकुर ने बल्ले से बिल्कुल भी योगदान ना दिया। उन्होंने गेंद से तो बिल्कुल योगदान नहीं दिया, इसके साथ बल्ले से भी योगदान नहीं दिया। आप देखो, करुण नायर ने पहली पारी में 0 रन मारे थे, मतलब डक पे गए थे वो, और दूसरी पारी में उन्होंने 20 रन मारे। रविंद्र जाडेजा ने पहली पारी में 15 रन मारे थे, दूसरी पारी में 21 रन मारे। और शार्दुल ठाकुर भी पहली पारी में खाता खोले बिना चले गए थे और दूसरी पारी में केवल 4 या 5 रन मार सके। तो कुल मिलाकर तीनों लोअर ऑर्डर बैट्समैन ने भारत को बल्ले से बिल्कुल भी योगदान नहीं दिया। इसके अलावा बुमराह हो या प्रसिद्ध कृष्णा हो या फिर बात करें हम मोहम्मद सिराज की, तीनों टैलेंटेड तीनों बॉलरों ने भी बल्ले से बिल्कुल भी योगदान नहीं दिया। इससे पहले अगर हम बात करें तो विराट कोहली कप्तानी, मुझे पता है कि एक बार पार्टनरशिप हुई थी इंग्लैंड में बुमराह और शामी के बीच में, और उसके बाद ही विराट कोहली ने बोला था कि नेक्स्ट 60 ओवर दे शुड लर्न लाइक 60 ओवर, मतलब उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि वो एक नरक में है, वो हेल में है। कुल मिलाकर ये बोला था उन्होंने, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे बोला हो मैंने। तो एक तो ये चीज़ हो गई। तो कुल मिलाकर टेलेंडरों ने भारत की तरफ से बिल्कुल भी बल्ले से योगदान नहीं दिया। वहीं अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड ने क्या किया, उसके आप क्रिस वॉक्स की बात कर लो या फिर ब्राइडन कार्ड्स की बात कर लो या टंग की बात कर लो, इन्होंने बल्ले से योगदान दिया है। क्योंकि पहली पारी में इंग्लैंड का स्कोर था 398 पर 8। उसके बाद फिर बाकी के दो तीन बल्लेबाज हैं उनके नीचे के, इन्होंने टीम को 465 तक पहुंचाया है। तो मतलब सोचो, लगभग उन्होंने 67 रन जोड़े हैं लास्ट के 2 विकेट के लिए। और वहीं भारत की तो ऐसी स्थिति है, दोनों बार देख लो आप। पहली बार में अगर हम बात करें तो भारत का स्कोर था 428 रन पर 3 विकेट, ठीक है। उसके बाद अगर हम जैसे मान लो मैच देख रहे हैं और अगर हम चाय वगैरह ब्रेक लेने जाएं, उसके बाद अगर हम देखते हैं डायरेक्ट 471 पे ऑल आउट भारत, मतलब आधे घंटे के अंदर पूरा खेल खत्म भारत का। तो कुल मिलाकर 40 से 41 रन के अंदर भारत की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 7 विकेट गिरे भारत के पहली पारी में। तो चलो हम मानते हैं कि यार टीम आईपीएल खेल के आ रही है, हो सकता है कुछ गलती हो गई हो या बॉलरों को बल्लेबाजों को समझने में टाइम लगेगा, लेकिन दूसरी पारी में भी भारत ने वही गलती की। टीम का स्कोर एक समय पे था 333 रन पर 4 विकेट और ऐसा लग रहा था कि भारत यार अब तो डिक्लेयर करेगा, मतलब इंग्लैंड की ताकत नहीं कि वो भारत को ऑल आउट कर सके, क्योंकि भारत की टीम इतने अच्छे फॉर्म में थी। तो ऐसा लग रहा था कि अब भारत तो डिक्लेयर करेगा, 400 या 450 रन मार देगा भारत, उसके बाद डिक्लेयर करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और भारत 300 लगभग 63 रन पे ऑल आउट हो गई, मतलब 363 रन पे भारत फिर से ऑल आउट हो गई, मतलब लगभग 31 रन के अंदर भारत ने अपने 6 विकेट खो दिए। तो दोनों बार ये गलती की। तो अगर दूसरी बार भी ये गलती हुई तो फिर अब समझ में आता है कि नहीं यार, अब तो कुछ ना कुछ बैटिंग में ही गड़बड़ है, मतलब कुछ टैक्टिक्स में गड़बड़ है भारत की बैटिंग के। तो ये सब 2 बार हुआ। तो पहला कारण तो ये बना भारत के हार का। इसके अलावा दूसरा कारण जो और सबसे मेजर कारण बना वो बना ड्रॉप कैचेस। तो क्रिकेट में क्या है कि कैचेस विन मैचेस की जो थ्योरी है, मुझे लगता है कि भारत की टीम उस थ्योरी को पूरी तरह से भूल चुकी है। क्योंकि आप देखो, भारत ने पूरी दोनों इनिंग को मिलाकर लगभग 8 से 9 कैच छोड़े हैं। सबसे ज़्यादा कैच छोड़े यशस्वी जायसवाल ने, उसके बाद रविंद्र जाडेजा ने भी कैच छोड़े, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट फील्डर है, सबसे सेफ हैंड है उनके, लेकिन उन्होंने भी कैच छोड़े हैं। उसके बाद विकेट कीपर ऋषभ पंत ने कैच छोड़े। और कैच भी किनके छोड़े, मान लो किसी टेलेंडरों के छोड़ते या लोअर ऑर्डर बैट्समैन के छोड़ते समझ में आता। उन्होंने छोड़ा डकेट का, जिन्होंने शतक मारा, 149 रन मारे उन्होंने। ओली पोप का शतक छोड़ा, कैच छोड़ा, उन्होंने लगभग 108-9 रन मारे। इसके अलावा हैरी ब्रुक का कैच छोड़ा, उन्होंने 99 मारे। तो ऐसे बल्लेबाजों को जो कि बेसबॉल के लिए जाने जाते हैं, उनके अगर आप कैच छोड़ेंगे तो आप कहीं से कहीं तक फिर मैच में रहने वाले नहीं है। भले आप 800 रन बना दो या फिर 600 रन बना दो, कुछ भी बना दो आप, उसके बाद फिर आपका पूरी तरह से हारना निश्चित हो जाता है। तो कैचेस विन मैचेस की जो थ्योरी है, उसके ऊपर भारत को फिर से एक बार सीख लेने की जरूरत है।
खास करके जो भी नए नए टेस्ट क्रिकेट खेलने लगे हैं खिलाड़ियों, उनको तो इसके ऊपर ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। तो जो दूसरा कारण बना कैच छोड़ने का वो था मैच छोड़ने का, कैच छोड़ने का नहीं, मैच छोड़ने का जो दूसरा कारण बना वो था उनका लगातार कैच छोड़ना। मेजर पॉइंट पे अगर आप कैच छोड़ेंगे तो फिर कहीं से कहीं तक आपका मैच जितना संभव नहीं हो सकता। और ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो था बाकी के बॉलरों का बुमराह का साथ न देना। मतलब आप देखो पहली इनिंग में अगर हम बात करें तो बुमराह ने 5 विकेट लिए, लेकिन बाकी का कोई भी बॉलर इफेक्टिव नहीं लगा। चाहे आप सिराज की बात कर लो, शार्दुल की बात कर लो, या फिर जडेजा की बात कर लो, या फिर प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर लो। हालांकि पहली पारी में प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लिए थे, लेकिन उन्होंने 20 ओवर में 126 रन दिए हैं। मतलब जो इकोनॉमी बुमराह की आईपीएल में होती है वो प्रसिद्ध कृष्णा की टेस्ट क्रिकेट में है। मतलब ये स्थिति है भारत की बॉलिंग की। बुमराह के अलावा अगर दूसरे बॉलरों की बात करें तो सिराज ने इकोनॉमी पे काम किया, लेकिन विकेट नहीं मिले उनको पहली पारी में विकेट मिले, 2 विकेट मिले तो वो भी तुक्के से मिले उनको। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत शानदार गेंदबाजी की, वो भी तुक्के में विकेट मिले उनको। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा को विकेट 3 मिले, वो पिटाते बहुत ज़्यादा है, और 3 विकेट अगर उनको मिले तो उनको ऐसे मिले कि बाउंड्री पे छक्के मारते हुए। जेमी स्मिथ का विकेट मिला था उनको, वो बंदा छक्के मारते हुए आउट हुआ। हैरी ब्रूक का विकेट मिला, वो चौका मारता हुआ आउट हुआ। तो मतलब कुछ क्वालिटी नहीं है और वो बाउंसर डालते हैं। मतलब प्रसिद्ध कृष्णा के पास अगर सबसे बड़ा कोई उनका औजार है, कोई हथियार है, तो वो है केवल उनका बाउंसर। अगर उनके बाउंसर काम करी तो ठीक है, वरना उनका कोई काम करने वाला नहीं है। तो ये चीज़ हो गई प्रसिद्ध कृष्णा की, हमने बात कर ली। तो उसके अलावा शार्दुल ठाकुर की तो पहली इनिंग में कप्तानी भूल ही गए थे कि शार्दुल ठाकुर टीम में है भी या नहीं है। मतलब कोई होना नहीं होना बराबर था उनका, क्योंकि बॉलिंग ही नहीं मिली उनको। जडेजा पहली पारी में कुछ इफेक्टिव थे नहीं, और सिराज आउट ऑफ फॉर्म लगे। दूसरी पारी में बात करें तो दूसरी पारी में बुमराह आउट ऑफ टच लगे। ये सच्चाई आप स्वीकार करो, उनकी लाइन लेंथ नहीं मिल रही थी उनको, एक भी विकेट नहीं मिला दूसरी पारी में। और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन उन्होंने फिर 15 ओवर में 100 रन के लगभग दे दिए। तो उनका विकेट वो लेते तो है विकेट, लेकिन बेसबॉल को जो उनकी बेसबॉल है उसको पूरी तरह से सक्सेस बनाने में मुझे लगता है प्रसिद्ध कृष्णा का हाथ है पहले टेस्ट मैच में। इसके अलावा अगर हम बात करें सिराज तो आउट ऑफ फॉर्म दूसरी पारी में भी लगे। और दूसरी पारी में मुझे खास करके उम्मीद थी रविंद्र जडेजा से। मुझे लगता था कि 5वें दिन के पीछे जडेजा कुछ खास काम करेंगे, और उनके लिए रफ भी बन गया था, वहाँ पे गड्ढे हो गए थे कुछ। तो पर जडेजा भाई साहब से टप्पे पे गेंद ही नहीं डली, एक भी गेंद नहीं डली उन्होंने उनके। मतलब और बेन स्टोक्स की मैं खासकर बात करना चाहूँगा यार, क्या बंदा है यार बेन स्टोक्स। मतलब जडेजा जैसा लेजेंडरी बॉलर जिसके नाम पे लगभग 500 विकेट होने वाले हैं, थोड़े दिन में 500 विकेट हो जाएंगे, और जो स्पिन का महारत हासिल है जिसे, उस बंदे को वो स्विप पे स्विप, रिवर्स स्विप पे रिवर्स स्विप, मतलब एक बॉल उसने सही से नहीं खेली। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या कर रहा है बेन स्टोक्स। मतलब हर बॉल उसने ऐसी खेली, कोई भी फास्ट बॉलर आता था उसको सही से खेलता था, लेकिन जब जडेजा दिखा उसको कि वो स्विप पे स्विप रिवर्स स्विप ही मार रहा था, तो एक ये कॉन्फिडेंस था उसका। और उनको पता था कि बेसबॉल है भैया, अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे नीचे जो आएंगे, जेमी स्मिथ हो या क्रिस वॉक्स हो, ये दोनों कर देंगे। और फिर हुआ कुछ ऐसा भी, अगर आपने स्टोक्स का विकेट जरूर लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और उसके बाद फिर जेमी स्मिथ और जो रूट ने मिलकर टीम का बेड़ा पार कर दिया। तो बुमराह का साथ न देना, बाकी बॉलरों के द्वारा बुमराह का साथ न देना तीसरा सबसे बड़ा भारत की हार का कारण बना, मुझे ऐसा लगता है। और चौथा कारण, जो कि लोग बाग जिस कारण की बात नहीं कर रहे हैं, वो मुझे लगता है गिल की कैप्टनसी है। अगर हम बात करें शुभमन गिल को पूरे टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल ने अटैकिंग फील्डिंग नहीं रखी, और अटैकिंग क्रिकेट भी नहीं खेली उनकी कप्तानी भारत ने, वो डिफेंसिव खेलते रहे। आप अगर बात करें शुभमन गिल की, तो आपको पता है कि जब 5वें दिन की पिच है और आपके पास 350 या उससे ज़्यादा का टारगेट है, तो आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी थी, ना कि डिफेंसिव क्रिकेट। लेकिन पता नहीं क्या गिल को किस बात का डर था, वो हमेशा डिफेंसिव क्रिकेट ही खेलते गए, और जिसका भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगर वो अटैकिंग फील्डिंग रखते तो जो डकैत के स्लिप पे 2-3 कैच छूटे, मतलब छूटे गया, वो तो फील्डर ही नहीं था वहाँ पे, नो मैंस लैंड में गए, वो चौका भी मिला, और वहाँ पे अटैकिंग फील्डिंग थी नहीं, तो उसके चक्कर में हमेशा वो चौके जाते रहे, और डकैत 149 रन मार गए और मैच को आपके हाथ से ले गए। वो तो भला हो बारिश का कि जैक क्राउली और डकैत की पार्टनरशिप टूटी। ये तो मुझे तो एक समय पे ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं हो कि ये दोनों ही 350 से ऊपर का टारगेट चेस कर जाए, क्योंकि इतने अच्छे से टाइम कर रहे थे, इतने अच्छे से खेल रहे थे दोनों। और बारिश ने पूरी तरह से, मतलब कुल मिला के प्रकृति ने पूरी तरह से आपका साथ देने की कोशिश की थी, भारत का साथ देने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के खिलाड़ी थे कि उस मौके को लपकने का कोशिश ही नहीं की। कैच भी मिले, जायसवाल को कैच फिर ड्रॉप कर दिया उन्होंने, और वो भी डकैत जैसे बल्लेबाज का कैच ड्रॉप किया। इसके अलावा गिल ने अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली, पहली बात तो ये, मतलब डिफेंसिव क्रिकेट खेली नहीं। तो उनको सीधा सा बोलना था अपने खिल बॉलरों को कि भैया आपको अटैकिंग बॉलिंग करनी है, अटैकिंग फील्डिंग में रखूँगा, हारेंगे तो हार जाएंगे, लेकिन यार कुछ लेके तो जाएंगे यहाँ से। और वो डिफेंसिव खेलते गए, और जिसके चलते वो ना घर के रहे ना घाट के रहे, और कुल मिलाकर जॉय रूट और फिर जेमी स्मिथ आखिरी में से मैच पूरा ले गए। इसके अलावा जो दूसरी बात है जो कोई नहीं कर रहा, वो है बुमराह के उपयोग। गिल ने पूरे मैच में बुमराह का जो उपयोग करना था तब उपयोग नहीं किया। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है
कि जब पता है कि दो नए बल्लेबाज बैटिंग करना है तब बुमराह को गेंदबाजी देनी चाहिए, तो वो बुमराह को गेंदबाजी नहीं दी उन्होंने। और जब टैलेंट रहा ने बैटिंग की इंग्लैंड के तब भी उन्होंने बुमराह को गेंदबाजी नहीं की। आप देख लो, जब टीम का स्कोर 398 रन था पहली पारी में और उनके 8 विकेट हो चुके थे, तब अगर बुमराह को ले आते तो हो सकता है कि 410 420 पे कहीं ना कहीं इंग्लैंड की पहली पारी खत्म हो जाती। लेकिन वो बुमराह को लेके आए जब टीम का स्कोर, इंग्लैंड का स्कोर हो चुका था 448 रन। मतलब सोचो, लगभग 50-60 रन वो जोड़ चुके हैं। उसके बाद फिर बुमराह ने विकेट भी लिए, 2 विकेट लिए उन्होंने और 5 पूरा किया अपना। तो भाई साहब, ये पहले भी तो कर सकते थे आप, लेकिन उससे पहले उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज से गेंदबाजी कराई, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और अगर उस टाइम पे 400 रन के लगभग अगर ऑल आउट हो जाते तो 60 रन की लीड रहती और वो फिर एक अलग साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहता भारत के साथ। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला भारत को, और ना कप्तान को मिला, ना कोच को मिला, ना भारतीय टीम को मिला। और कुल मिलाकर गिल अभी सीख रहे हैं। हालांकि उनके ऊपर हम ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते उनको, क्योंकि गिल अभी सीख रहे हैं। आईपीएल और टेस्ट क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और मुझे लगता है कि गिल और कंपनी को ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये आईपीएल नहीं है, यह टेस्ट क्रिकेट है। तो ये मुझे 4 पॉइंट लगे, जो कि मुझे लगता है कि भारत की हार के सबसे बड़े कारण लगे और कारण बने। बाकी अगर आपको कुछ लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आपके इस छोटे भाई को सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू।